हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ मजेदार है बल्कि आज भी उतना ही जरूरी है जितना 100 साल पहले था। हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, लेकिन शायद उस टैगोर के बारे में नहीं जिसे आप जानते हैं। हम उनकी गहरी सोच यानी ह्यूमनिज्म को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब मैं कहता हूँ टैगोर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक सेकंड सोचिए। उनकी मशहूर कविताएं या शायद बिल्कुल सही, हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखने वाले। लेकिन क्या बस इतना ही? नहीं, वो इससे कहीं कहीं ज्यादा थे। आज हम उस टैगोर से मिलेंगे जो सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक बहुत बड़े थिंकर और फिलोसोफर थे। उनकी सोच को सही से समझने के लिए हमें उनके बचपन में झांकना पड़ेगा। उनकी शुरुआती कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। वो एक बहुत अमीर, प्रभावशाली परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ और ढूंढता रहता था। पता है आपको, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे कि ये एक तरह की जेल है जहाँ बच्चों को बस तोता बना दिया जाता है जो बिना समझे सब कुछ रिपीट करते हैं। उनके लिए क्रिएटिविटी, आज़ादी और सोचने की स्पेस सबसे ज़रूरी थी, और यहीं से उनकी अलग सोच की नींव रखी गई। तो उनकी पूरी फिलॉसफी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है ह्यूमनिज्म। अब घबराइए मत, ये कोई भारी भरकम मुश्किल सा शब्द नहीं है। मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। ह्यूमनिज्म का सीधा सा मतलब है इंसान सबसे पहले। ये वो सोच है कि इंसान और हमारी इंसानियत हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। आपका धर्म, आपकी पहचान, आपका देश, ये सारे लेबल्स इंसान होने के बाद आते हैं। तो मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे पहले आपका धर्म, आपका देश, या फिर एक अच्छा नेक दिल इंसान होना सबसे ऊपर है? सोचिए इसके बारे में, क्योंकि टैगोर के पास इसका एक बहुत साफ जवाब था। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। टैगोर के ह्यूमनिज्म को हम 3 बड़ी बातों में तोड़ सकते हैं। अगर आपने ये 3 पॉइंट समझ लिए तो आप उनकी सोच का पूरा सार समझ जाएंगे। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। पहला, इंसान सबसे पहले का आइडिया। दूसरा, उनका असली शिक्षा का कॉन्सेप्ट। और तीसरा, सार्वभौमिक प्रेम यानी यूनिवर्सल लव में विश्वास। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। पहला पॉइंट शायद सबसे जरूरी है। टैगोर कहते थे कि धर्म, देश की सरहदें, जाति पाति, ये सारी दीवारें हम इंसानों ने ही बनाई हैं। और क्योंकि इंसानियत इन सब लेबल से बहुत पहले से है, इसलिए एक इंसान की जिंदगी की कीमत हमेशा इन सबसे ऊपर होनी चाहिए। और इस बात को उन्होंने कितने शानदार तरीके से समझाया। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं बंगाली हूँ या भारतीय, तो मेरा जवाब होगा, भाई मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। वाओ, कितनी गहरी और साफ बात है ना। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, असली शिक्षा। उनके मुताबिक असली पढ़ाई सिर्फ किताबों और क्लासरूम की दीवारों में कैद नहीं हो सकती। वो तो मिलती है कुदरत में, कला में, संगीत में। और इसीलिए तो उन्होंने एक अलग तरह का स्कूल बनाया जिसका नाम था शांति निकेतन, जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे अपने आसपास के माहौल के साथ साथ सीखते थे। उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना है तो हम इंसान नहीं बना रहे, हम मशीन्स बना रहे हैं। ये आइडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका मानना था कि एक बेहतर दुनिया सिर्फ सही मायनों में पढ़े लिखे समझदार इंसान ही बना सकते हैं, ना कि बिना सोचने वाली मशीन्स। और तीसरा पॉइंट था सार्वभौमिक प्रेम। उनका मानना था कि सच्चा प्यार सरहदों या मजहबों में नहीं बनता। पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरे देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे, टैगोर ने इस अंधे राष्ट्रवाद को एक बहुत बड़ा खतरा और जंग को पागलपन कहा था। उनके लिए एक इंसान की जान किसी भी देश की जीत से लाख गुना ज्यादा कीमती थी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद पर उनके विचार बहुत अलग थे और उस जमाने के लिए काफी विवादित भी। जब बाकी सब लोग सब कुछ देश के लिए किनारे लगा रहे थे, टैगोर सबको आगाह कर रहे थे। देखिए, उन्होंने 2 चीजों के बीच का फर्क साफ साफ समझाया। एक तरफ है देश प्रेम यानी पेट्रियोटिज्म। ये एक अच्छी चीज है, अपने देश से, अपनी संस्कृति से प्यार करना। लेकिन दूसरी तरफ है अंधा राष्ट्रवाद यानी ब्लाइंड नेशनलिज्म। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक है। ये वो सोच है कि सिर्फ मेरा देश महान है और बाकी सब दुश्मन हैं। इसीलिए उन्होंने वो मशहूर बात कही थी, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट मेनेस।
उनका मतलब था कि जब अपने देश के लिए प्यार अंधा हो जाता है और दूसरों से नफरत करने लगता है तो वो पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देश प्रेमी नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े देश प्रेमी थे। जब जलियांवाला बाग का भयानक हत्याकांड हुआ तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फौरन अंग्रेजों से मिली नाइट की उपाधि विरोध में लौटा दी। तो जरूरी बात यह है, उनका देश प्रेम इंसानियत की बुनियाद पर टिका था, ना कि अंधी नफरत पर। तो हमने उनकी मुख्य सोच को तो तोड़कर समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। उनके ये 100 साल पुराने विचार आज इतने जरूरी क्यों हैं? क्या आज की दुनिया में इनकी सच में कोई वैल्यू है? मैं आपसे पूछता हूँ, जब हम अपने आसपास देखते हैं और पाते हैं कि धर्म, पहचान और देश के घमंड के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि टैगोर के विचार आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं? चलिए उनके हमेशा काम आने वाले सबक को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, इंसानियत सब चीजों से ऊपर है। असली शिक्षा इंसान बनाती है, मशीन नहीं। हमें अंधे राष्ट्रवाद से बचना चाहिए। असली धर्म सिर्फ इंसानियत है। औरतों की आज़ादी और जाति प्रथा का खात्मा तरक्की के लिए जरूरी है। और प्रकृति को बचाओ, क्योंकि हमारा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। इनमें से हर एक बात आज भी 100% सच है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वो आखिर में आपको क्या बना रही है? एक बेहतर, ज्यादा समझदार इंसान या सिर्फ एक ज्यादा काबिल मशीन? इस पर सोचना जरूरी है। चलिए आज काम करने का एक बेहतर, एक शांत तरीका सीखते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपका डेली रूटीन कैसा है? डेडलाइंस का प्रेशर, टारगेट पूरा करने की चिंता, एग्जाम में टॉप करने का टेंशन, रिजल्ट कैसा आएगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, कस्टमर खुश होगा या नहीं, ये सारे सवाल, ये सारी वरीज हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, है ना? यही स्ट्रेस है जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी और खुशी दोनों को खत्म कर देता है। तो स्ट्रेस से बचने का रास्ता क्या है? कोई सीक्रेट है क्या? बिल्कुल है। और ये सीक्रेट हमें सिखाया है एक ब्रिलियंट टीचर ने, स्वामी विवेकानंद ने। इस सीक्रेट का नाम है कर्मा योग। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि मॉडर्न लाइफ के लिए एक सुपर प्रैक्टिकल टूल है। एक ऐसा टूल जो आपके काम को टेंशन से ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकता है। तो सबसे पहला सवाल ये है, आखिर ये कर्मा योगा है क्या? कोई एक्सरसाइज है, कोई मंत्र है? चलिए सारे कंफ्यूजन को साइड में रखते हैं और इस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। रेडी? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। कर्मा मतलब काम या एक्शन, और योगा का मतलब है जुड़ना या कनेक्ट होना। तो कर्म योगा का सीधा सा मतलब हुआ अपने काम के जरिए ही फ्रीडम पाना। स्वामी विवेकानंद ने समझाया कि आपको आज़ादी के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करें, बस उसे ही आज़ादी पाने का जरिया बना लीजिए। अच्छा, अब यहाँ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया पर, अटैचमेंट के बिना काम करना। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम को सीरियसली ना लो या जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रखो। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है काम पूरी मेहनत से करो, अपना 100% दो, लेकिन उसके रिजल्ट, उसके फल से अपने मन को मत बांधो। कोशिश आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। चलिए इस नॉन अटैचमेंट वाले आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट भगवद गीता से इंस्पायर हुआ है और स्वामी विवेकानंद ने इसे हमारी डेली लाइफ के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बना दिया है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये हमें काम करने के 2 बिल्कुल अलग तरीके दिखा रहा है। लेफ्ट साइड पर है सेल्फिश वर्क, यानी मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे तारीफ चाहिए। यहाँ हर काम के पीछे एक मुझे क्या मिलेगा वाला सवाल है, और यही स्ट्रेस, ईगो और बेचैनी पैदा करता है। अब राइट साइड पर देखिए, सेल्फलेस वर्क। यहाँ आप काम इसलिए करते हो क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। काम करना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है, और इससे मिलती है शांति और रियल ग्रोथ। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी ड्यूटी है या मजबूरी? हम उसे कर्तव्य समझकर कर रहे हैं या बोझ समझकर? क्योंकि आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव ही सब कुछ बदल देगा। इस पॉइंट को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। सोच के देखिए, एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, रात भर जागती है, उसकी हर जरूरत पूरी करती है। क्या वो इसके लिए सैलरी मांगती है या प्रमोशन? नहीं, वो ये सब करती है क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, ये उसका प्यार है। वहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ ड्यूटी और लव है। तो सारी बात का पॉइंट बस यही है,
जब आप अपने काम को, चाहे वो कोडिंग हो, कुकिंग हो या अकाउंट्स मैनेज करना हो, एक ड्यूटी और प्यार के भाव से करते हो, तो वही सिंपल काम कर्म योगा बन जाता है। एक्शन वही रहता है, बस उसके पीछे का भाव, उसके पीछे की फीलिंग बदल जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है प्रोफेसर साहब, पर आज के कम्पेटिटिव दुनिया में ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल वैलिड सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के हिसाब से इसे हम अपनी डेली लाइफ में आखिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने हमें 4 दुश्मनों से बचने को कहा है। पहला है अहंकार या ईगो, ये फीलिंग कि सब कुछ मैंने ही किया है। दूसरा है फल की इच्छा, यानी रिजल्ट की चिंता में डूबे रहना। तीसरी गलती है आलस्य या लेजीनेस, ये सोचना कि जब फल की चिंता नहीं करनी तो मेहनत ही क्यों करे। और चौथा दुश्मन है निराशा या डिस्पेयर, जब फेल होने पर हम हार मान लेते हैं। इन चारों से बचना ही पहला स्टेप है। तो चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलते हैं। यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, आप जो भी काम करते हैं उसे अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझो। नंबर 2, काम करते वक्त अपना पूरा 100% फोकस उसी पर रखो, इधर उधर की मत सोचो। नंबर 3, रोज थोड़ा सा टाइम सेल्फलेस सर्विस के लिए निकालो, किसी कॉलीग की मदद कर दी, किसी जरूरतमंद को कुछ दे दिया। और नंबर 4, सबसे मुश्किल पर सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिश करो कि रिजल्ट की चिंता धीरे धीरे छोड़ दो, काम पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। ओके, तो हमने ये समझा कि कर्मा योगा क्या है और उसे कैसे करना है, पर सवाल ये है कि ये सब करके आखिर मिलेगा क्या? व्हाट्स द फाइनल प्राइस? इस मेहनत का अल्टीमेट गोल क्या है? यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग और डीप आइडिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मकसद दुनिया को बदलना या अकेले उसकी मदद करना नहीं है, क्योंकि दुनिया को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी सेल्फलेस काम या सर्विस करते हैं वो असल में हम अपने लिए कर रहे होते हैं। हर सेल्फलेस एक्ट हमारे मैं को, हमारे ईगो को छोटा करता है और हमें अंदर से साफ करता है। तो सबका फाइनल गोल क्या है? नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल, वो है मोक्षा या फ्रीडम, आज़ादी। लेकिन किस चीज़ से आज़ादी? ये आज़ादी है स्ट्रेस से, टेंशन से, जेलसी से, गुस्से से। ये आज़ादी है सक्सेस में बहुत ज़्यादा खुश होने और फेलियर में बहुत ज़्यादा दुखी होने के इमोशनल रोलर कोस्टर से। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और एक आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा है कि कर्म योगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको भगवान में या किसी भी रिलीजन में मानना ज़रूरी नहीं है। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ एथिक्स है, एक साइकोलॉजिकल टूल है। चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक, ये टेक्निक हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम को बेहतर तरीके से और अपनी लाइफ को कम स्ट्रेस के साथ जीना चाहता है। सोचिए, अगर आप अपने हर काम को, पढ़ाई को, जॉब को एक बोझ या मजबूरी की जगह एक मौका या एक तोहफा समझने लगे, एक मौका कुछ क्रिएट करने का, कुछ सीखने का या किसी की मदद करने का, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? जरूर सोचना। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचो। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए हो, शायद किसी दोस्त के साथ या ट्रैफिक में, जहां आपको इतना गुस्सा आया कि आपको लगा बस मुट्ठी बंद हो गई है? ऑफ कोर्स हुए होंगे, हम सब इंसान हैं। और आपसे ये पूछना आज की हमारी क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अहिंसा का मतलब सिर्फ उस मुक्के को रोकना नहीं है। सोचो, अगर किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, एक रास्ता है बदला लेने का, पर गांधी जी का रास्ता अलग था। उनका कहना था कि नफरत से नहीं, प्यार से उस इंसान को समझाओ। तो देखा आपने, ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं, ये दिल का मामला है। ओके, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम अहिंसा को 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ेंगे, क्योंकि जैसा गांधी जी ने सिखाया, हिंसा सिर्फ हाथों से नहीं होती। ये रहे वो 3 पिलर्स। पहला है तन, यानी फिजिकल नॉन वायलेंस, किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना, ये तो सबसे बेसिक लेवल है। दूसरा है मन, यानी मेंटल नॉन वायलेंस, इसका मतलब है कि किसी के बारे में बुरा सोचना या नफरत करना भी हिंसा है। और तीसरा है वाणी, यानी वर्बल नॉन वायलेंस, जिसका मतलब है अपने शब्दों से किसी को तकलीफ न देना। चलो मेंटल नॉन वायलेंस पे थोड़ा फोकस करते हैं। जरा सोचो, आपने किसी को मारा नहीं, कुछ बुरा कहा नहीं, लेकिन आपके दिल के अंदर उसके लिए जहर भरा हुआ है। गांधी जी कहते थे, ये भी हिंसा है। असली शांति तभी है जब आपका मन भी साफ हो। और इस बात से तो हम सब अग्री करेंगे, है ना? शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन बुरे शब्दों का घाव वो जिंदगी भर रह सकता है। गाली देना, ताना मारना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब वर्बल हिंसा है।
ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि अहिंसा में जितना हाथों पर कंट्रोल जरूरी है, उतना ही जबान पर भी। तो ये फिलॉसफी प्रैक्टिस में कैसे आई? इसकी शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका की एक ठंडी रात में। एक नौजवान वकील मोहनदास गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी स्किन का कलर अलग था। जब वो उस प्लेटफॉर्म पर पूरी रात बैठे रहे, उन्होंने एक फैसला किया। वो नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ेंगे। यही उनके मिशन की शुरुआत थी। और उस लड़ाई के लिए उन्होंने एक नया हथियार बनाया, एक ऐसा हथियार जिसके लिए जिस्म की ताकत नहीं, कैरेक्टर की ताकत चाहिए थी। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह। और एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये कमजोरों का हथियार नहीं है। कितना पावरफुल शब्द है। सत्य मतलब ट्रूथ और आग्रह मतलब मजबूती से पकड़ना। तो इसका मतलब हुआ सच के लिए मजबूती से अड़े रहना, पर बिना हाथ उठाए, बिना गुस्से के। इसका मतलब है अपने ओपोनेंट को दुश्मन नहीं, बल्कि एक इंसान समझना जिसका दिल आपको जीतना है। बहुत सारे लोग अहिंसा को कायरता यानी कावर्डिस समझते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है चुपचाप मार खाते रहना। बिल्कुल नहीं। कायर वो होता है जो डर के मारे अन्याय सहता है। पर जो अहिंसा को मानता है वो एक योद्धा है जो अन्याय का सामना हिम्मत से करता है, लेकिन बिना हिंसा के। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? चलिए चलते हैं 1930 में। ब्रिटिश सरकार ने एक अजीब सा कानून बनाया था। कोई भी हिंदुस्तानी अपना नमक नहीं बना सकता। उन्हें ब्रिटिश से ही नमक खरीदना पड़ेगा और उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। सोचो, नमक जैसी बेसिक चीज पर टैक्स। तो गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, वो बस चलने लगे। अपने आश्रम से समुद्र तक 240 माइल्स का सफर। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों फिर लाखों लोग शांति से उनके पीछे चलने लगे। ये एक ऐसा प्रोटेस्ट मार्च था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे और गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया, पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लोग जख्मी हुए, वो गिर गए, लेकिन एक भी इंसान ने बदले में हाथ नहीं उठाया। अपने डिसिप्लिन और शांति से उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। दोस्तों, यही है सत्याग्रह की ताकत। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो हिस्ट्री की बातें हैं, आज मेरी लाइफ से इसका क्या लेना देना? वेल, ये आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। सोशल मीडिया पर गुस्से वाले कमेंट्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, स्कूल्स में बुलिंग, इन सब का जवाब अहिंसा में मिल सकता है। सोचो, आप किसी को बुली होते हुए देखते हो। नॉन वायलेंट रास्ता क्या है? बुली से लड़ना नहीं। रास्ता यह है कि आप जाके उस विक्टिम के साथ खड़े हो जाओ, बाकी लोगों को इकट्ठा करके टीचर्स या बॉस को रिपोर्ट करो। शांति से लेकिन मजबूती से एक मैसेज दो, हम ये नहीं होने देंगे। यही है मॉडर्न सत्याग्रह। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बदले की आग सबको जला देती है। अगर आप चोट के बदले चोट ही देंगे तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। जैसा गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शांति चुननी ही होगी। अब एक ईमानदार सवाल, क्या अहिंसा हर सिचुएशन में काम करती है? क्या ये हिटलर जैसे तानाशाह के सामने काम कर सकती थी? ये एक मुश्किल सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। गांधी जी के तरीकों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स को इंस्पायर किया, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशंस में इसकी लिमिट्स क्या हैं, ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो चलती रहती है। गांधी जी खुद मानते थे कि इसके लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए, पर हमें हमेशा इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम यहाँ परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शुरुआत करने की, एक छोटा सा कदम उठाने की। वो पहला कदम क्या हो सकता है जो आप अपनी लाइफ में अहिंसा को प्रैक्टिस करने के लिए उठा सकते हैं? चलो कुछ सिंपल आइडियाज देखते हैं। देखो, ये कितना सिंपल हो सकता है। अगली बार जब गुस्सा आए, बस 10 तक गिनो। सोशल मीडिया पर वो गुस्से वाला कमेंट पोस्ट करने से पहले रुको और सोचो। घर में बहस हो जाए तो चिल्लाने के बजाय बात करने की कोशिश करो। यहां तक कि एक छोटी सी कीड़े को मारने के बजाय बाहर छोड़ देना भी अहिंसा है। हर छोटा एक्शन मैटर करता है। ऑलराइट, तो आज की क्लास का एक क्विक समरी हो जाए। अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा ना करना नहीं है, इसका मतलब है मन, वचन और कर्म, यानी माइंड, स्पीच एंड एक्शन, तीनों से शांत रहना। सत्याग्रह बहादुरों का हथियार है, कमजोरों का नहीं। ये पैसिव नहीं, एक्टिव रेजिस्टेंस है। इसके सेंटर में प्यार है, दुश्मन के लिए भी। और हां, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। ये सिर्फ एक लेसन नहीं, एक इन्विटेशन है। आज, अभी, इसके खत्म होने के बाद वो एक छोटा सा पहला कदम क्या होगा जो आप अहिंसा की तरफ उठाएंगे? क्या वो गुस्से में जुबान पर काबू रखना होगा या किसी को माफ करना? मैं चाहता हूं आप इसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि असली बदलाव हमेशा हमसे ही शुरू होता है।